हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का इंट्रोडक्टरी वीडियो देखा था, जहां पर मैंने आपको बताया था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की इंपॉर्टेंस क्या है और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को हम किस सीक्वेंस में पढ़ेंगे, मतलब उसका सिलेबस डिस्कस किया था। आज हम एक्चुअल में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को शुरू करने वाले हैं। वहां पर हम देखने वाले हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते क्या हैं। चलिए पहले इसी से शुरू करते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं, मेरे पास कोई एक एटम है जिसको मैंने सेंट्रल एटम बोला, एम से मैंने उसको रिप्रेजेंट किया और इसके चारों तरफ कुछ ग्रुप्स ऑफ एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स भी वो हो सकते हैं, इनसे ये सराउंडेड है। और इन मॉलिक्यूल्स की कुछ खास बात ये होती है कि इनके पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, मतलब इनके पास लोन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ये। और अगर ये लोन पेयर्स को इसको डोनेट कर दे वाया कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो जो इस तरह के कंपाउंड्स बन के आते हैं उनको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। समझ आया आपको? यहां पर M क्या है? यहां पर जो M है वो है सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम। और जो मैंने L से रिप्रेजेंट करा है वो क्या क्या हो सकते हैं? L जो हो सकता है या तो कोई एटम भी हो सकता है या फिर कोई आयनिक और न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो सकता है। ओके, तो जो न्यूट्रल या आयनिक मॉलिक्यूल्स होगा उनको हम आगे जाके लिगेंड बोलेंगे। लिगेंड के नाम से इसको बोला भी जाता है, इसलिए मैंने इस तरह से इसको रिप्रेजेंट भी करा है। ठीक है, तो ये कुछ मेटल और लिगेंड अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ते हैं तो उन जो कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है उनको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अगर मैं बात करता हूं, यहां पर एक मेटल है और लिगेंड का फॉर्मेशन हुआ, और यहां पर आपने एक चीज देखी कि जब भी मेटल और लिगेंड्स बनते हैं तो लिगेंड के पास में लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, मेटल के पास में उसकी जरूरत होगी। तो ये क्या करेगा, उन लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन को इसको डोनेट करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन डोनर है और जो मेटल है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला है, एक्सेप्टर हम उसको बोलते हैं। अगर आपने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी है, 11th में आपने पढ़ी ही है, वहां पर आपको पता है एक लुईस का कॉन्सेप्ट होता है। लुईस यही कहता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बारे में बताता है। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट कर दोगे, हम छोड़ दोगे, तो उसको बोलते हैं लुईस बेस। ठीक है, लुईस बेस। और अगर ये मेटल है जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला, उसको वो बोलता था लुईस एसिड। तो आप ये बोल सकते हैं कि लुईस एसिड और लुईस बेस के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, और जो इस तरह के कंपाउंड्स बन के आते हैं उनको आप बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। एग्जांपल देखिए, जैसे CO NH3 का थ्राइस Cl3, ये कोई कंपाउंड है। यहां पर ये एटम्स पड़े हुए हैं या फिर लिगेंड आप बोल सकते हैं इनको। ये लिगेंड क्या करते हैं, अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इसको डोनेट करते हैं, सेंट्रल एटम को डोनेट करते हैं, और जो कंपाउंड बन के आते हैं उनको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, इतना आप पहले नोट करिए। ठीक है, ये चीज आपको समझ आ गई। अब आप ये देखिए कि इसकी डेफिनेशन हम किस तरह से देंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की जो डेफिनेशन होगी उसको हम किस तरह से समझाएंगे। चलिए जरा पहले उसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर द special class of compound in which central metal atom is surrounded by, घिरी होती है चारों तरफ से, surrounded by groups of atom
या फिर वो कोई आयन भी हो सकता है, या फिर कोई वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसको हम जो है लिगेंड के नाम से भी जानते हैं, कॉल्ड लिगेंड। आप ये भी लिख लीजिए इसमें, ठीक है। अब थ्रू किसके थ्रू? कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू। और जो इस तरह के कंपाउंड्स होते हैं उनको हम बोलते हैं क्या? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। आपको नॉर्मल सी बात याद रखनी है कि यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला होता है, वो होता है मेटल, और कुछ इलेक्ट्रॉन्स को देने वाले होते हैं, उनको बोलते हैं हम लिगेंड। ठीक है, इतनी आपको बात पता होनी चाहिए। इसका एग्जांपल आप एक और लिख लीजिए, जैसे आपने लिखा CO NH3, इसका थ्राइस Cl3, ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एग्जांपल। नोट करिए जरा इसको नोट कर लीजिए आप। ओके, अब देखिए जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं उनके अंदर आपको एक चीज देखने को मिलेगी, या फिर आपने जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स देखा उनको एक और नाम से बुलाया जाता है। वो क्या है सर? कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड्स होते हैं उनको आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बोलते हैं। क्या? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर ऑल्सो नोन एज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स। अब बात क्या है कि यहां पर जो ये कॉम्प्लेक्स वर्ड आया, इसको ऐसे क्यों बोला जाता है? अगर आपको ये समझना है तो आपको एक और टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, उसको हम शुरू करेंगे। इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, इसको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्यों कहा जाता है इसके बारे में स्टडी। ठीक है, नोट कर लिया? चलिए अब इसको हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्यों कहते हैं। इसके लिए आप एक कोई छोटा सा टॉपिक पढ़ना होता है जिसको आप बोलते हैं एडिशन या फिर मोलिकुलर कंपाउंड। एडिशन कंपाउंड या फिर इनको मोलिकुलर कंपाउंड के नाम से भी जाना जाता है। देखो इनके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि एडिशन मतलब कुछ जुड़ रहे होंगे। मतलब यहां पर क्या है, जैसे कोई आपके पास में, आपको पता है नॉर्मली आपको ये चीज पता ही है कि एक सॉल्ट होता है, सिंपल सॉल्ट, उसको रॉक सॉल्ट भी बोलते हैं, घर पे वाला नमक, उसको NaCl बोलते हैं, है ना। NaCl को अगर आप पानी में डिसॉल्व करोगे तो अपने अपने आयंस में टूट जाता है। इस तरह का जो बनता है उसको बोलते हैं हम सिंपल सॉल्ट। ये तो नहीं सिंपल सॉल्ट की बात है, मतलब सिंपल सॉल्ट अपने आप में अगर नॉर्मली देखोगे तो वो स्टेबल रहता है। लेकिन अगर आपके पास में कुछ स्टेबल मॉलिक्यूल्स हैं, वे स्टेबल मॉलिक्यूल्स मिक्स होके कोई बड़ा मॉलिक्यूल बना दें, उसको हम बोलेंगे एडिशन कंपाउंड। इसके देखने से तो ऐसा ही पता चल रहा है ना। अब इसको थोड़ा एग्जांपल के साथ में समझते हैं। मतलब अगर आपके पास में एक कंपाउंड है, ये स्टेबल कंपाउंड है KCl, है ना। इसके साथ में अगर मैं MgCl2, ये भी एक स्टेबल कंपाउंड है, और वाटर, इनको मैं इसके अंदर घोल देता हूं। इन दोनों को मैंने इसके अंदर डाल दिया। स्पेसिफिक रेशियो में डालना है मुझे। कैसे? 1:1:6 ले लीजिए आप यहां पर, है ना। इनको अगर आप मिक्स कर देते हो, मिक्स करने के बाद में क्रिस्टलाइज करोगे तो एक तरह का कंपाउंड आपके पास में बन के आएगा, जिसको आप बोलते हैं एडिशन कंपाउंड। जो फॉर्मूला होगा वो कुछ इस तरह से होगा, और डॉट का मतलब होता है कि ये एडिशन कंपाउंड है। ये फॉर्मूला कार्नेलाइट एक सब्सटेंस होता है उसका है, आपको मेटलर्जी में काम भी आएगा। ठीक है, तो आप यहां से एक चीज समझिए कि एडिशन कंपाउंड होते क्या है। अगर एडिशन कंपाउंड्स को समझना है तो एडिशन कंपाउंड्स के लिए कुछ स्टेबल मॉलिक्यूल्स होते हैं। H2O स्टेबल है, MgCl2 स्टेबल है, KCl स्टेबल है। अगर स्टेबल कंपाउंड्स को आप मिक्स करते हो एक स्पेसिफिक प्रोपोर्शन के अंदर, स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो के अंदर, और उनको क्रिस्टलाइज करोगे अगर, तो वहां से जो कंपाउंड बन के आएगा उसको हम बोलते हैं एडिशन कंपाउंड या फिर मोलिकुलर कंपाउंड। एक और एग्जांपल से देखिए, एक और एग्जांपल देते हैं। K2SO4 आपने कंपाउंड लिया, ठीक है, प्लस Al2
SO4 का थ्राइस प्लस 24H2O। अगर आपने इन दो तीनों को मिक्स कर दिया और मिक्स करने के बाद इनको क्रिस्टलाइज करके देखा तो जो कंपाउंड बन के आता है वो होता है पोटाश एलम, या फिर आप कहते हैं उसको फिटकरी के नाम से भी इसको जाना जाता है। देखिए इसका फॉर्मूला ये होता है सर, और घर में तो ये बहुत जगह पे रखा भी रहता है, नहीं तो हेयर सलून में मिलता है, काम आपको उसका पता भी होगा, ब्लड क्लॉटिंग को रोकने के लिए। अब देखो यहां पर 1:1 अगर 24 के स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो में आप इन कंपाउंड्स को लेते हो, मिक्स करते हो, और वहां से जो कंपाउंड बन के आता है उसको हम बोलते हैं एडिशन कंपाउंड। उसके लिए हम यहां पर डॉट का यूज करते हैं। ठीक है, इतना आप नोट करिए। फिर हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। तो लिखिए those compounds which are formed by the combination of two or more stable compounds in fixed, बिल्कुल फिक्स रहता है क्या, स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो थ्रू crystallization are called as क्या जी, एडिशन या फिर मोलिकुलर कंपाउंड। किसी भी नाम से आप बोलोगे, दोनों ही नाम ठीक है, एडिशन और मोलिकुलर कंपाउंड। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं उनको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बोलते हैं। तो यहां तो अभी तक वो बात नहीं आई, लेकिन अगर आप एडिशन कंपाउंड्स को क्लासिफाई करोगे तो वो दो तरह के होते हैं। पहला, एक तो होता है डबल सॉल्ट और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ठीक है, इसको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बोला जाता है। अब आपको थोड़ी थोड़ी हिंट आना शुरू हो जाएगा, जल्दी से इसको नोट करिए। फिर हम इसको बताते हैं कि डबल सॉल्ट क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होता है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। नोट कर लीजिए आप इसको। तो आपको यहां से चीज पता चली कि दो टाइप है जी इसके, एक तो है डबल सॉल्ट और दूसरा है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। अब आपको पूछना ही होगा सर ये डबल सॉल्ट क्या होता है और ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होता है। तो देखिए आप इसी को ही जानते हैं हम। इसी के दो पार्ट हैं जी, एक तो है डबल सॉल्ट वाला और दूसरा है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट वाला। वेरी गुड। इन दोनों को समझने के लिए एक एग्जांपल के हेल्प से समझते हैं। आपको अभी एक कंपाउंड देखा था कार्नलाइट, कैसे कैसे बना था वो, KCl प्लस प्लस क्या MgCl2 प्लस 6H2O। अगर आप इन तीनों को स्पेसिफिक रेशियो में जोड़ देते हो तो वहां से जो आपके पास वो कंपाउंड बन गया था KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2O। ये एक जो कंपाउंड बन के आया ये अभी आपने देखा था एडिशनल कंपाउंड। वेरी गुड। अगर आप इस कंपाउंड को वाटर के अंदर डाल देते हो, एक्वस मीडियम में अगर आप इसके अंदर डुबो देते हो उसको, तो ये क्या करेगा, जैसे आपको पता है सिंपल सॉल्ट होता है जैसे NaCl, वो क्या करता है पानी में डाला तो एक ही टाइप के या तो कैटायन देगा या फिर एनायन देगा, जैसे Na+ और Cl-। ऐसे ही जिन जिन से ये बना हुआ है ऐसे ही टूट जाएगा। कैसे टूटा, कैसे टूटा, इधर देखो, K पॉजिटिव प्लस कितने Cl, 3Cl नेगेटिव प्लस क्या Mg डाई पॉजिटिव प्लस 6H2O, इस तरह से वो टूट जाएगा। मतलब क्या हुआ कि ये कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है, कंप्लीटली डिसोसिएट्स हो जाता है अपने आयंस के अंदर। तो जो ऐसे सॉल्ट्स होते हैं, ऐसे एडिशनल कंपाउंड्स
जिनको अगर आप एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डालोगे या फिर एक्वस मीडियम या फिर वाटर के अंदर उसको डालोगे, तो वहां पर डालने के बाद में वो अपने जिन कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयंस, मतलब जिनसे वो बने होते हैं, उन आयंस से आयनाइज होते हैं या फिर डिसोसिएट हो जाते हैं। तो ये पॉजिटिव क्या होगा, एक्वस में होगा, इसके नीचे एक्वस लिखना चाहिए, ठीक है, इधर भी एक्वस और ये वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा, ठीक है। दूसरा देखो, एक होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, वे कैसे होते हैं, देखो जी इधर देखिए 4KCl प्लस FeCN2, अगर मैं ये दो स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस लेता हूं और स्टेबल मॉलिक्यूल्स कंपाउंड्स लेता हूं और उनसे मेरे पास जो कंपाउंड बन के आता है वो आता है K4FeCN6, ये मेरे पास में कंपाउंड है। अब अगर मैंने सेम इसी तरह से इसको भी पानी में डुबाया, पानी में डाला मैंने इसको एक्वस या फिर आपने H2O एक्वस मीडियम में इसको डाला, तो वहां पर क्या बन के आता है, यहां पर बन के आता है K पॉजिटिव 4K पॉजिटिव प्लस FeCN6, यहां पर ये 4 नेगेटिव, इस तरह से आएगा। अगर आप इसको और पानी में डाल के रखेंगे या फिर एक आयनिक सॉल्यूशन में डाल के रखोगे या एक्वस सॉल्यूशन में आप इसको डाल के रखोगे, तो उसके बाद भी यहां से इस वाले स्पीशीज के Fe ऐसे डाई पॉजिटिव या फिर Cl नेगेटिव ऐसा नहीं बनता है। ये क्यों नहीं बनता है, क्योंकि वहां पर एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाता है, और जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है उसकी वजह से ही उसको कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बोला जाता है। इतनी बात समझ आई क्या आपको, इतनी बात समझ आई क्या? देखिए इसको एक नॉर्मल से एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कुछ दोस्त होते हैं जो आपके सुख में भी साथ रहते हैं और दुख में भी साथ रहते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं, मतलब वो पक्की वाली दोस्ती होती है ऐसी तो, और कुछ ऐसे होते हैं कि भैया जब तक सुख सुख है तब तक रहेंगे और जहां दुख आया और निकल लिए जी। अगर ऐसे वालों को देखोगे तो वो होते हैं डबल साइड, डबल नेचर वाले। यहां पे देखो, जैसे ही आपने इस कंपाउंड को, ये डबल सॉल्ट है ना, एडिशनल जो कंपाउंड है इससे ही मिलकर बना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको पता ही है ना। अगर ये कोई कंपाउंड है, इसको आपने वाटर के अंदर या फिर पानी डाल दिया, मतलब यहां पर अगर ये था सॉलिड फेज में था तो एग्जिस्ट कर रहा था, स्टेबल था, लेकिन जैसे ही आपने इसको पानी में डाल दिया, मतलब इसके अंदर दुख आ गया, यहां पर सुख था यहां पे दुख आया, तो तुरंत क्या हुआ, वो निकल लिया अपना बोरिया बिस्तर उठा के। मतलब ये Cl2 अगर Cl नेगेटिव में टूट जाता है तो आप ये नहीं बता सकते कि ये Cl नेगेटिव इसका था या फिर इसका था, वो किसी का नहीं रहा, किसी का भी नहीं बता सकते। सेम अगर आप इधर आएंगे, आपके पास 4KCl है, FeCN2 है, दोनों से मिक्स करा आपके पास में बना ये कुछ, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, एडिशनल कंपाउंड है। आपने इसको वाटर के अंदर डाला तो यहां पर इसकी दोस्ती आपसे बहुत ज्यादा है, उस वजह से आप कह सकते हो ये जो कंपाउंड मेरा बन के आया है, ये अपना आगे आने वाले आए जो इसके जिससे बना हुआ है, जैसे Fe और यहां पे Cn से बना हुआ है, इनका टेस्ट नहीं देगा, इनसे जिनसे ये मिलकर बना हुआ है वो अपनी अलग अलग आयंस में डिसोसिएट नहीं होंगे। इस तरह के जो कंपाउंड्स होंगे उनको बोला जाता है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। नोट करिएगा इसको। समझ आया आपको? अब यहां पर मैंने बताया कि ये तो सॉलिड स्टेट में, सॉलिड फेज में एग्जिस्ट करता है, ये जो है लिक्विड फेज में एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन यहां पर आप चाहे इसको सॉलिड फेज में रखोगे वो वहां भी एग्जिस्ट करेगा, और यहां पर अगर लिक्विड स्टेट में रखोगे तो भी ये कॉम्प्लेक्स बना रहता है। इस वजह से इसको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स या फिर कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के नाम से भी जाना जाता है, समझा जाता है। इतनी बात आपको समझ आई? दो तीन चीजें बातें बताई आपको, और इसी बेस पे अब हम डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को डिफरेंशिएट करेंगे। जल्दी से आप इसको नोट करिए, इसके बाद में हम आगे शुरू करते हैं, ठीक है? इतना आपको पता चल गया है। इसी के बेस पे भी हम इसको आगे डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए कैसे, तो तीन बातें मैंने जैसे बताई, सेम उसी तरह से इसको डिफरेंशिएट करा जा सकता है। पहला तो चीज यही है कि ये जो है सुख में साथ है, दुख में साथ नहीं है।
सुख में साथ है और दुख में साथ नहीं है। इसी चीज को लिखिए, दीज कंपाउंड्स, मजा आता है आपको पढ़ते हुए, दीज कंपाउंड्स एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, इन एक्वस स्टेट वो एग्जिस्ट नहीं करते, टूट जाते हैं। इन एक्वस स्टेट्स दीज डिसोसिएट्स into their ions, completely टूट जाते हैं, completely। समझ आया क्या? अब इधर देखिए कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होंगे, ये जो है चाहे सॉलिड हो, चाहे सुख आए चाहे दुख आए, दोनों में एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि उनके पास में कॉम्प्लेक्स बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। तो लिखिए आप इसको, these compounds exist in solid state and aqueous state। aqueous state में क्यों होंगे? Because of the formation of कॉम्प्लेक्स आयन, उसके पास में जो है कॉम्प्लेक्स आयन बन जाता है, और इस तरह के आयन बनते हैं, उन तरह कंपाउंड्स को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। इतनी बात समझ आई क्या? यहां पर क्या है कि वो चाहे सुख हो चाहे दुख हो, दोनों में वो दोस्ती बना के रखेगा। इसका मतलब दोस्ती बना के रखेगा मतलब क्या है, जो अपनी पहचान है मतलब दोस्ती की, वो अपनी लूज नहीं होने देगा, और यहां पर वो अपनी पहचान खो देता है। यही इसके बीच का दूसरा डिफरेंस है। दीज कंपाउंड्स, लिखिए, दीज कंपाउंड्स lose their identity कब? in solution phase, in solution phase। इधर देखिए, ये अपनी आइडेंटिटी लूज करता है क्या? नहीं, ये तो अपनी दोस्ती को बना के रखता है। सेम इसी चीज को आप लिखिए, these compounds, these salts don't lose their identity, अपनी दोस्ती को नहीं तोड़ने देते। कब? इन किसी भी स्टेट में डालोगे आप, चाहे सॉल्यूशन में डालो, चाहे उसमें तो एग्जिस्ट करते ही है, सॉल्यूशन फेज में, सॉल्यूशन स्टेट में वो अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करते हैं। तीसरा चीज क्या है कि आपने जो सॉल्यूशन में डाला तुरंत टूट गई, तो जितने आयन से वो मिलके बने थे उन सब में वो टूट गए। तो मतलब अगर आप उनका टेस्ट करने की कोशिश करोगे तो जितने भी आयन से वो मिलके बना है उन सब का वो टेस्ट देगा। कौन? डबल सॉल्ट। ये तीसरा ही हमारा इनका डिफरेंस होगा। इसको नोट करिए आप, इसको नोट करो, ठीक है। अब देखो थर्ड वन, थर्ड क्या है? These compounds will give the tests of their क्या? Constituent, जिनसे वो मिलके बने हैं, constituents ions, ठीक है। उनसे मिले बने हैं तो उन सब का टेस्ट देंगे। लेकिन ये क्या करेंगे? ये दे पाएंगे क्या? नहीं, क्योंकि इनके पास तो कॉम्प्लेक्स बन गया। कॉम्प्लेक्स बन गया तो वो कंपाउंड आगे टूटेगा ही नहीं, और अगर कंपाउंड आगे नहीं टूटेगा तो वो टेस्ट कैसे दे देंगे? वॉन्ट गिव ऑल द टेस्ट ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस। क्यों? ड्यू टू द formation of क्या है जी? कौन सा? कॉम्प्लेक्स आयन, ये बन जाता है। दूसरी बात एक और देखो, एक बात और देखिए, जब कभी भी आप इनके अंदर देखोगे तो जनरली आयनिक बॉन्ड्स इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो these compounds, देखिए,
these compounds have ionic bonds. अगला क्या है, नॉट द कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उनके पास में कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं होता जनरली, ठीक है। अब इधर देखोगे क्या, इसके पास में देखोगे ये जो कंपाउंड्स हैं इनके पास में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, यही तो आपने सीखा था, है ना। these compounds have coordinate bonds, इनके पास में कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। अब एक और बात देखिए, आप जब कभी भी आप इस तरह के कंपाउंड्स देखोगे उनमें जो मेटल आयन है, जो फिर आयन उनके पास में है ना, वो आयन सेंट्रल मेटल आयन जनरली नॉर्मल वैलेंसी शो करता है। तो आप लिखिए इसको, और उधर क्या है, वो दो तरह की वैलेंसी शो करेगा, वो मैं आपको बताऊंगा आगे। दीज कंपाउंड्स, इधर लिखिए लेफ्ट साइड में, दीज डबल सॉल्ट्स शो normal valency by its metal ion, ठीक है। इधर देखिए, इस वाले में देखो, these compounds have या फिर show primary and secondary valency by metal ion। जो इसका मेटल आयन होता है, सेंट्रल मेटल होता है जो, वो दो तरह की वैलेंसी को शो करता है, प्राइमरी को भी करता है, सेकेंडरी को भी करता है। ये क्या होते हैं वो हम आगे थ्योरी में पढ़ेंगे, ठीक है। इतनी बात आपको समझ आई, इसको आप नोट करिए, पहले इसको आप नोट कर लीजिए। क्लियर है क्या? ओके, इतनी चीज आपको समझ आ गई। तो ये जो चीज थी, यहां से आपने चीज सीखी कि जो एडिशनल कंपाउंड होते हैं दो तरह के होते हैं, तो डबल सॉल्ट वाले होते हैं और दूसरा कोऑर्डिनेशन सॉल्ट वाले होते हैं। ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब मुझे आपको बताना है कि अगर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट या फिर इसको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बोलते हैं या फिर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये वाली चीजें ही इनको हमें डिटेल में स्टडी करना है। अगर मुझे कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करना है, सिखाना है, बताना है, तो उसको मैं किस तरह से रिप्रेजेंट करूंगा, चलिए उसको देखेंगे। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट मारिए या फिर इसको नोट करिए। ठीक है, चलिए अब देखो, कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड्स होते हैं या कॉम्प्लेक्स जो कंपाउंड्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। उस तरीके के अकॉर्डिंग आप उनको समझोगे, बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी इसके अंदर, और वो कॉन्सेप्ट्स भी हैं। अगर आपको रिप्रेजेंटेशन अच्छे से क्लियर हो गया तो वहां पर कुछ कॉन्सेप्ट्स भी होते हैं, उनको धीरे धीरे हम आगे सीखते रहेंगे। देखो, जब कभी भी रिप्रेजेंटेशन किया जाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का, तो एक एग्जांपल के हेल्प से देखते हैं। एग्जांपल देखिए, ठीक, एग्जांपल देखिए। आप पहले इतना नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। देखिए, CO NH3, इसका NH3 6 एंड Cl3, मानो ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपके पास में है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ठीक है। इसके बाहर जो लिखा होता है, इस बिग ब्रैकेट की जो बाहर लिखा होता है, उसको हम बोलते हैं, नाम क्या क्या है, क्या क्या इनको बोला जाता है, इस चीज को समझिए आप, ठीक है। इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। और अगर ये बाहर वाला है, इसको बोलते हैं हम काउंटर आयन, काउंटर आयन, या फिर एक उसका नाम एक और भी है, आयनाइजेशन स्फीयर के नाम से भी इसको जाना जाता है। आयनाइजेशन स्फीयर भी इसी का ही नाम है, ठीक है, वेरी गुड। जो ये ब्रैकेट होता है, ये ब्रैकेट, ये बड़े वाला जो ब्रैकेट है, इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या बोलते हैं जी? कोऑर्डिनेशन स्फीयर, वेरी गुड। जो यहां पर लिखा होता है, जो लिगेंड है, ये तो आपको पता है, सेंट्रल मेटल है, ये लिगेंड है, तो आपको पता ही होगा। ये जो चीज लिखी है, जो नंबर यहां पर लिखा होता है, उस नंबर को यहां पर एक नाम दिया जाता है, जिसको बोलते हैं हम कोऑर्डिनेशन नंबर।
कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता रहना चाहिए ये सब चीजें, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर, वेरी गुड। ये अंदर क्या लिखा हुआ है ये आपको पहले से ही पता है, ये ग्रुप ऑफ एटम जो भी होता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये इसको हम बोलेंगे लीगेंड। क्या बोलेंगे जी? लीगेंड इसके नाम। इधर देखो ये क्या है, इसको हम बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम, तो मतलब अगर आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को पढ़ना है तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे सेंट्रल मेटल होता है, क्या होते हैं वो सब चीजें पता होनी चाहिए। लीगेंड होता है, ये लीगेंड क्या होता है, कैसे होता है, वो सब आपको पता होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन नंबर, इसके बारे में आपको पता चलना चाहिए। ये स्फीयर वगैरह और उसके बेस पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को किस तरह से देखा जाता है, ये सब कहानी हम आगे सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं इससे, बिल्कुल स्टार्टिंग वाले से। सेंट्रल मेटल एटम होता क्या है, पहले आप जल्दी से इसको नोट करिए और इंपॉर्टेंट करके इसको नोट करके रखना, बहुत ही जरूरी है ये चीज समझना, ठीक है। तो आप देखो, सबसे पहले हम देखेंगे सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है, ठीक है जी। सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है, तो आप हेडिंग डालिए नेक्स्ट वाला, जहां पर हम देखने वाले हैं सेंट्रल मेटल एटम। बिल्कुल स्टार्ट। अब एक बात और भी है कि जो सेंट्रल मेटल एटम है, कौन कौन से सेंट्रल एटम इसके अंदर होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के, और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, सेंट्रल मेटल एटम के लिए क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। अगर आप उसको देखना चाहते हो, उसको समझना चाहते हो, तो थोड़ा सा आपको डेफिनेशन से पता चला है कि यहां पर एक तो मेटल होता है, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, एक लीगेंड होता है जिसके पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन्स उसके पास होते हैं पड़े हुए, वो अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इसको डोनेट कर देता है, और जब इस तरह का बॉन्ड बनता है, आप चाहे इसको ऐसे लिख सकते हो, इसको जो है ऐसा भी समझ सकते हो, ठीक है। तो यहां पर आपको एक चीज पता चली कि मेटल के पास में अगर इलेक्ट्रॉन्स को लेके आ रहा है तो इतनी जगह भी होनी चाहिए। अगर आप इसको नॉर्मल एग्जांपल से समझोगे, अगर नॉर्मल एग्जांपल से बिल्कुल, अगर आपके पास में जगह है, घर पे बड़ा घर है, सोफे वोफे लगे हैं, तो वहां से आप अपने अपने जो मेहमान हैं, रिलेटिव्स हैं, उन सबको आप अपने घर पे ही बुला सकते हो। इसका मतलब क्या है, अगर आप गेस्ट को घर पे डिनर कराना चाहते हो तो वहां पर क्या करना होगा, आपको अपने पास कम से कम स्पेस तो होना चाहिए। सेम चीज यहां पर लगाओ, जैसे लीगेंड के पास में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर वो इलेक्ट्रॉन को खाना चाहता है तो उसको उतना स्पेस तो उसके पास होना चाहिए। तो यहां पर उसको केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोलते हैं कि इसके पास में वैकेंट ऑर्बिटल्स होनी चाहिए। तो नंबर 1 प्रॉपर्टी इसकी यही है, दिस सेंट्रल एटम शुड हैव, क्या चाहिए इसको, वैकेंट ऑर्बिटल्स। वैकेंट ऑर्बिटल्स इसके पास में होने चाहिए, जगह होनी चाहिए, सोफे वोफे रखे होने चाहिए जिससे कि लोग आ सकते हैं, ठीक है। स्पेस होगा तो वो बैठा सकता है। अब चलो मान लिया स्पेस हो गया और गेस्ट भी आ गए, ठीक है। अब उन गेस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, अच्छा अच्छा पकवान उनको देना चाहिए, या फिर अच्छा अच्छा जूस वगैरह उनको सर्व करोगे। तो मतलब क्या है, आप उनको अट्रैक्ट रखने की कोशिश करोगे, अपने पास खींच के रखने की कोशिश करोगे, रखने की। तो सेम उसी तरह से अगर इसके पास आ गया तो ये ऐसा भी तो होना चाहिए कि वो सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास खींच के रख सके। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि उन एटम्स का, या फिर जो सेंट्रल एटम्स है उनका जेड इफेक्टिव आप समझते हो, जो न्यूक्लियस अट्रैक्शन फोर्स लगाता है, आप उसको समझिए, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं इसको, ठीक है। These atoms should have high Z effective, तो Z effective की वैल्यू, या फिर इसको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बोला जाता है ना। इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास खींचने की जो पावर है वो इसकी ज्यादा होनी चाहिए, वो तब जो है उसके पास में रुके रहेंगे। दूसरी एक और बात है, अगर आपने Z इफेक्टिव बहुत अच्छे तरीके से अपने गेस्ट को अपने पास रख रखा है, बिल्कुल उनकी पूरी आवभगत में कोई कमी नहीं है, बिल्कुल अच्छे तरीके से उनको समाज वो बिल्कुल अट्रैक्टेड है, तो क्या कोई दूसरा इंसान उसको वहां से बाहर निकाल सकता है?
तो सेम उसी चीज को आप यहाँ पे फंडा फॉलो की। आपने इन सब प्रॉपर्टीज के बारे में मैं मानता हूं कि पीरियडिक टेबल के अंदर पढ़ा हुआ है, पीरियडिक प्रॉपर्टीज के अंदर पढ़ा हुआ है। वहां पर क्या होता है कि अगर आपके पास में कोई आइसोलेटेड गैसेस एटम है, उसके अंदर से अगर आप इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना चाहते हो तो उसको बोलते हैं हम आयनाइजेशन एंथैल्पी, है ना। और अगर Z इफेक्टिव बहुत ज्यादा है, अगर न्यूक्लियस के बीच में और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन, बाहर वाला इलेक्ट्रॉन कोई दूसरी कोई भी स्पीशीज इलेक्ट्रॉन को बाहर आसानी से नहीं निकाल पाएगी। तो इसके लिए इसी चीज को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो इसका मतलब क्या है, अगर Z इफेक्टिव बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू भी ज्यादा होगी। तो दिस एटम या फिर आयन, कुछ भी हो सकता है ना, शुड हैव हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब क्या होता है, आपको पता नहीं चला कि जो ये मेटल है इस तरह से कुछ बनते हैं। जनरली जो भी सेंट्रल मेटल होता है वो कुछ डी ब्लॉक के एलिमेंट्स ही इसमें होते हैं। जनरली जो हम पढ़ते हैं वो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स या फिर ट्रांजिशन मेटल्स मैं उनको बोलता हूं, है ना। ट्रांजिशन मेटल्स ही सेंट्रल मेटल एटम्स होते हैं। ऐसा नहीं, जरूरी नहीं है कि ऐसे ही होगा, छोटे मोटे और भी होते हैं। जैसे आप क्लोरोफिल में देखोगे तो उसमें मैग्नीशियम भी होता है, एस ब्लॉक का हो गया, है ना। तो जनरली अगर आप देखोगे तो आप इसमें पॉइंट लिख सकते हो ये चीज कि जनरली डी ब्लॉक एलिमेंट्स या फिर इनको क्या बोल सकते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स ही बोलते हैं ना। ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। जनरली बोला है मैंने, हमेशा नहीं होता, हमेशा नहीं होता। कुछ जगह पे तो आपको क्लोरोफिल में जो है मैग्नीशियम भी दिखाई देगा, ठीक है। तो इतनी चीजें आप पहले नोट कर लीजिए। उसके बाद में ये जो डी ब्लॉक है इसके बारे में हम थोड़ा और चर्चा करेंगे, मतलब सेंट्रल मेटल एटम को थोड़ा और अच्छे से सीखेंगे। इसको नोट कर लीजिए आप। लिख लिया, लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखिए, जनरली जो है डी ब्लॉक एलिमेंट है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स ही सेंट्रल मेटल्स होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के। अब डी ब्लॉक एलिमेंट को थोड़ा देख लेते हैं, आपको पता होना चाहिए। देखो, जब कभी भी आप डी ब्लॉक एलिमेंट्स को अगर सीख जाओगे यहाँ पर सेंट्रल एटम के अंदर, तो आपको आगे जो थ्योरीज है, जैसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है या फिर और भी जो उसके क्वेश्चंस भी आते हैं, है ना, उनको करना बहुत आसान हो जाता है। तो चलिए एक बार निगाहें दौड़ा लेते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की तरफ। डी ब्लॉक एलिमेंट्स कैसे होते हैं कि देखो, आपको ये पता होगा कि एक पीरियडिक जो टेबल आपको पता है, पीरियडिक टेबल के अंदर इस तरह से पीरियडिक टेबल होती है, ठीक है। यहां पर जो है एस ब्लॉक है, इधर डी ब्लॉक है, यहां पर एस ब्लॉक है, वेरी गुड, इधर पी ब्लॉक एलिमेंट्स रखे होते हैं, और नीचे यहां पर जो रखे होते हैं, यहां पर उनको हम नीचे शो कर देते हैं और उनको हम बोलते हैं कि हाँ जी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स ये है। इतना आपको आइडिया है, आपको पता होता है, पीरियडिक टेबल आपने पढ़ी है। अगर इसी चीज को मैंने आपको बोला कि यहां पर जो होते हैं जनरली ये वाले होते हैं जी, जनरली होते हैं, ऐसा नहीं है कि और नहीं हो सकते, पर जनरली ये वाला जो पोर्शन है ये इसके अंदर कवर होता है, ठीक है। अगर मैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स को लिखूं तो उनको किस तरह से लिखा है, 3D सीरीज आप लिखिए, 4D सीरीज, इन नाम से भी जानता है, 5D सीरीज, इन नामों से भी ये जानता है। तो यहां पर कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, इधर देखिए, यहां पर लिखते हैं शक्ति वेकार मत फेंको निकोजन, ठीक है। ये तो निमोनिक्स बोलते हैं इनको,
इस तरह से आपको याद होने चाहिए ये सारे के सारे। अब मैं आपको कहता हूं, देखो किसी तरह से भी आप कर सकते हैं, ऐसे याद रखो, इस वाले को भी ऐसे लेफ्ट टू राइट पीरियड्स में याद रखो, इसको भी पीरियड्स में याद रखो, या फिर मेरा जो मानना है जो आपको बहुत काम भी आएगा, आपको ये ग्रुप्स वाइज याद रखने चाहिए। कैसे? सक या ला, ती जर हा, वी नम ता। आपको जिस तरह से भी आपको याद रखना है उस तरह से आप इनको समझ के रखिए, है ना। आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि इनके किस एलिमेंट में आता है, ये जो है कहां पे आता है, कौन सी सीरीज के अंदर आता है, ये आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो आप जो है क्वेश्चंस जब आएंगे तो वो सब आप कर सकते हो बहुत आराम से। हु, अब, उ, ऐसे आप इनको याद रखोगे तो बहुत आसान रहेगा। एक दो बार आप प्रैक्टिस करके देखोगे तो ये चीज कर सकते हो, अदरवाइज आप नॉर्मल याद रख सकते हो। शक्ति बेकार मत फेंको नहीं भुजन, यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावटें राह पड़े अगर कोई, ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। या ला हफ्ता डब्लू रे वरना ओसामा से ईरान में पिटवाऊंगा, जैसे भी आप याद रखना चाहो वैसे आप अपना भी बना सकते हो, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। और मेरा मानना तो ये है कि अगर आप इनको ग्रुप्स में ऊपर से लेके नीचे ऐसे अगर आप इनको इस तरह से सीखोगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको सीखना, उसके बारे में, उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इनको कैलकुलेट करना बहुत आसान हो जाएगा। अगर मैं आपको बताता हूं इसी के थ्रू, अगर आप +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, मतलब आपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को तो बाहर ही निकाल लिया, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर अगर आप इन कंपाउंड्स का वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं ये फाइंड आउट करना चाहते हो, देखो जो 3D सीरीज होगी उसमें आप यहां पे लिखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूं, 9 10, इसको मैं मिटा देता हूं। ये आपके अभी किसी काम के नहीं, आपको पता चल गया है तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। इस तरह से जो है कंपाउंड्स आपके सामने बन गया, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर मैं कहता हूं कि एक मेरे पास कोई कंपाउंड है जी, ये Sc स्कैंडियम, ये वाला कोई कंपाउंड है, आप इसमें बताओ कितने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके, तो आप क्या करोगे 3d1 4s2, दो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गए, है ना, बाहर वाले शेल से निकले, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या है। आपने ये सब चीजें पीरियोडिक टेबल में पढ़ी ली है वैसे, है ना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अब देखो जैसे आपको वैनेडियम का बताना, तो वैनेडियम का क्या आएगा 3d3 आगे 4s2, इस तरह से 3d3 4s2, या फिर आप जैसे कोई और ले लो, जैसे आपने ले लिया जर्कोनियम ले लिया तो क्या आएगा 4d2 5s2, समझ आया क्या, ठीक है। इस तरह से आपको इस तरह से सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी पता होना चाहिए। देखो ये वाली सीरीज का थोड़ा डिफरेंट होता है, वो आपको पता है, ये वाली जो सीरीज होती है थोड़ा स्टेबिलिटी का कुछ चक्कर होता है, वो आपको पता ही है, प्रेडिक्टेबल में आपने वो चीज पढ़ रखी है। आपको ये पता होना चाहिए कि वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, अगर स्कैंडियम में देखोगे तो 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन्स उसके पास में वैलेंस शेल के अंदर हैं, ठीक है। इस तरह से आपको, जैसे कोई और भी ले लो, अभी तो और भी ले सकते हैं आप, ठीक है। जैसे आपने ले लिया निकिल वाला, मानो निकिल ले वाला ले, निकिल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, अगर इसको देखोगे तो निकिल कौन से वाले में 3D सीरीज में 3d8 और 4s2, देखो 3d8 4s2, इस तरह से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत। जैसे आपने पूछ लिया अरेनियम, इसका बताओ जी, टेक्नीशियम इसका बताओ, TC ये लो, इसका बताओ 4d5 5s2, इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आप समझ सकते हो, ठीक है। और वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर आप पूछे वैलेंस शेल में, टोटल वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, अगर निकिल से पूछा तो निकिल में कितने आए 8 + 2 = 10, 10 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास में टोटल पड़े हुए हैं, ठीक है। इतना समझ आया, नोट करिए जरा इसको, अपनी नोटबुक पे आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, चीजें समझ आई, कैसे करना है ये समझ आया, ओके। जैसे कुछ और भी मैं दे देता हूं आपको, इनको आप घर से प्रैक्टिस करके देखना है, ठीक है, प्रैक्टिस करके देखना है इन कंपाउंड्स की, कि आप इनका कुछ भी कहीं से कुछ भी ले सकते हो, आपको पता होना चाहिए कि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप निकाल पा रहे हो या नहीं निकाल पा रहे हो। जैसे ये कुछ ले लिया आपने, कोई कंपाउंड कोई भी ले लो आप, ठीक है, ये ले लो आप, इनके आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
घर से एक बार करके देखना, आपको ये समझ आता है वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, ये आपको अगर समझ आ गया ना तो आगे मैं आपको थ्योरी समझाऊंगा। आपको बताया था मैंने सिलेबस के अंदर कि मुझे कुछ थ्योरी समझानी है। उन थ्योरीज के जब क्वेश्चंस आते हैं जेईई में, जब भी क्वेश्चंस आते हैं उसके, तो आपके बहुत ज्यादा काम आएगा सेंट्रल मेटल एटम, उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या क्या है, वो सब चीजें आप आगे समझोगे भी। ठीक है, इतनी चीजें समझ आई? ओके, नोट कर लीजिए। अगर किसी ने नहीं करा है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक का जो सफर था मेटल, सेंट्रल मेटल एटम तक का, वो हमने इस सेशन में कंप्लीट करा है। नेक्स्ट सेशन में हम इसके आगे की चीजों के बारे में देखेंगे, जैसे आपको लिगेंड का समझना है और टाइप्स और कौन से हो सकते हैं और किस किस तरह से इसको देखा जाता है। तो यहां तक की सारी चीजें आप कवर करके लेके आना। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको आज के सेशन में आते ही समझाया था कि आपको पता होना चाहिए सर कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो हम पढ़ रहे हो होते क्या हैं। अगर आपको उसके बारे में पता है तो मैंने उसके लिए आपको बताया कि बीच में होता है एक मेटल होता है, सेंट्रल मेटल होता है, और उसके चारों तरफ ग्रुप्स ऑफ एटम्स लगे होते हैं। और उनकी स्पेशल खास बात क्या होती है कि उनके पास इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन्स इसको डोनेट करते हैं वाया कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और उन कंपाउंड्स को बोलते हैं हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। फिर मैंने दूसरी बात बताई कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं उनको कॉम्प्लेक्स सॉल्ट या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? अभी कॉम्प्लेक्स कहां से, किस बला का नाम है, किस चिड़िया का नाम है? अगर हमें उसको समझना था तो मैंने आपको बताया कि इसको समझने के लिए आपको एक और कॉन्सेप्ट, छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं एडिशन या फिर मॉलिक्यूलर कंपाउंड। एडिशन या फिर मॉलिक्यूलर कंपाउंड से ही आप ये चीज सीख सकते हो। एडिशन मतलब जुड़ना, है ना, मतलब दो या दो से ज्यादा अगर स्टेबल कॉम्प्लेक्स स्टेबल कंपाउंड्स है, स्टेबल होने चाहिए वो, अगर उनको आप मिक्स करते हो स्पेसिफिक प्रोपोर्शन के अंदर और वहां से क्रिस्टलाइज करते हो जो कंपाउंड बन के आते हैं, उनको बोलते हैं एडिशन कंपाउंड्स। एडिशन कंपाउंड्स दो तरह के होते हैं सर। पहला तो होता है ये वाले डबल सॉल्ट वाले, मतलब अगर आपने उनके अंदर कोई उस डबल सॉल्ट लिया, उसको पानी में डाल दिया, तो पानी में डालते ही वो अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं। इनको नहीं पता कि वो किससे आए थे, बिल्कुल टूट कंप्लीटली आयनाइज हो जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल जैसे सॉलिड स्टेट में दिखते थे ऐसे नहीं रहेंगे, बिल्कुल बुरी तरह से टूट चुके हैं। यहां पे मैंने आपको दोस्ती का एग्जांपल बताया था कि कुछ दोस्त ऐसे होते हैं, जब आप सुख में हो तो ठीक है दिखाई देंगे, लेकिन जैसे ही दुख में जाओगे तो वे दोस्त गायब हो जाते हैं, ये नहीं पता रहेगा कि वो किसका दोस्त है, बिल्कुल एक तरह से टूट जाए अगर आप इधर आओगे। दूसरा पार्ट जो मैंने आपको बताया था वो था कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होता है। तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के बारे में आपको बताया गया था ये कि जो भी कॉम्प्लेक्स सॉल्ट अगर हमको पानी में डालोगे तो वो अपने जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयन है उनका टेस्ट नहीं देते कंप्लीटली, इसका मतलब आयनाइज नहीं होते हैं, उनमें कंप्लीटली टूटते नहीं, क्योंकि उनमें कॉम्प्लेक्स बन जाता है। और जो कॉम्प्लेक्स बन जाता है उसको मैंने आपको बताया था कि वो दोस्ती का नाम दिया था, बिल्कुल जैसे तगड़ी दोस्ती होती है ऐसा अभी उनमें दोस्ती बन जाती है। तो जो कंपाउंड इस तरह से बनते हैं उनको बोलते हैं हम क्या, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। उनके बीच में फिर एग्जांपल्स भी और डिफरेंशिएट भी इस तरह से उनको किया गया था कि कंप्लीटली डिसोसिएट्स हो जाते हैं, ये कंप्लीटली डिसोसिएट्स नहीं होते, ये जितने भी आयंस इनके अंदर है वो सबका टेस्ट दे देते हैं, ये सबका टेस्ट नहीं देते क्योंकि इनके अंदर कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ठीक है, ऐसे कर करके ये इनकी वैलेंसी के बारे में बताया था और कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में, ये सब आप सब चीजें इनके डिफरेंस सीख चुके हैं। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि जब भी कोई कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होगा उसको आप स्पेशल तरीके से रिप्रेजेंट करोगे, और उसके अंदर जो सेंट्रल मेटल है, लिगेंड है, स्फीयर है, वो सब कहानी मैंने आपको बताई, फिर काउंटर आयन लास्ट तक का, इस तरह से आपने वो चीज सीखी। उसके बाद में जो सेंट्रल एटम है उसकी क्या क्या चीजें होनी चाहिए उसके पास में, हाई जेड इफेक्टिव होना चाहिए, उसके पास स्पेस होना चाहिए। तीसरी चीज क्या है कि उसके पास में आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू भी ज्यादा होनी चाहिए, और जनरली वो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, फिर ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाते हैं। और मैंने उसके बाद में आपको ये सीरीज बताई है कि आपको जो है ये पता होना चाहिए। देखो इसको तो आप समझ ही लेना, है ना, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं ये आपको पता होना चाहिए, टोटल वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। यहां तक की बातें आज के सेशन में फिनिश होती हैं। हम नेक्स्ट जो सेशन लेंगे उसमें हम आगे की चीजों पर डिस्कशन करेंगे। तब तक आप एटलीस्ट ये वाला जो सेशन है उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर।